सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन के पार्ट 9 में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणु संख्या गुणधर्म चल रहे थे उसमें 4 नंबर का अणु संख्या गुणधर्म ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में अपन ने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। परासरण दाब पढ़ने से पहले अपन देखना चाहेंगे विसरण और परासरण क्या होते हैं, क्योंकि परासरण दाब पढ़ने से पहले इन पर चर्चा करना आवश्यक है। विसरण मतलब डिफ्यूजन और परासरण मतलब ऑस्मोसिस। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, ये मैंने कोई पात्र लिया, उस पात्र में जल भरा हुआ है और इसमें मैंने कुछ मात्रा में यहां पर KMnO4 जिसको व्यापारिक रूप से लाल दवा भी कहते हैं, यह है KMnO4, यहां पे मैंने डाल दिया। KMnO4 का रंग कैसा होता है? गुलाबी। शुरू में KMnO4 यहां पर है, लेकिन धीरे धीरे ये KMnO4 आप क्या देखेंगे कि कुछ समय पश्चात पूरा जल या पूरा विलयन गुलाबी हो जाता है। ये KMnO4 पूरे विलयन में अपने आप फैल जाता है। एक और अपन उदाहरण लें, जैसे ये रूम है, इस रूम के इस कॉर्नर में मैं कोई सेंट की बोतल खोलता हूं, तो थोड़ी देर में इस कमरे के दूसरे छोर पर या दूसरे किनारे पर बैठा हुआ कोई बच्चा क्या कहेगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो क्या हुआ कि जो सेंट के कण हैं वो पूरे कमरे में फैल गए। ये घटना क्या है कि इन कणों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ स्वतः गमन हो रहा है, अपने आप गमन हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। किसी पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ स्वतः गमन, अपने आप बने वाला गमन विसरण कहलाता है। अब परासरण की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, जैसे ये कोई पात्र है, इस पात्र को मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके द्वारा 2 भागों में बांट दिया, भाग ए भाग बी। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में SPM भी लिखते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस भाग में भी भाग ए और भाग बी दोनों में यहां पर इस तरह से पिस्टन लगे होते हैं, ये पिस्टन लगे हुए हैं। भाग ए में मैंने शुद्ध विलायक भरा है या निम्न सांद्रता का कोई विलयन भरा है। इसमें क्या भरा हुआ है? विलायक। और भाग बी में विलयन भरा है, या फिर अपन कह सकते हैं उच्च सांद्रता का विलयन भरा हुआ है, यह है विलयन। इस भाग ए का जो पिस्टन है, मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक स्थिति है ए और भाग बी के पिस्टन की प्रारंभिक स्थिति है बी। ठीक है। अब होता क्या है कि विलायक के जो कण हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन की तरफ चले जाते हैं। इससे ये पता कैसे चला कि विलायक के कण विलयन की तरफ गए हैं?
भाग ए का जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि भाग ए में जो विलायक है उसकी मात्रा कम होती जा रही है। तो पिस्टन ए डैश जो स्थिति थी वो नीचे आ जाता है। मान लेते ये हो गया ए डैश हो गया, और भाग बी का जो पिस्टन है ये ऊपर जाता है। मान लेते स्थिति हो गई बी डैश। ये कब तक होता रहेगा? जब तक भाग ए और भाग बी की सांद्रताओं के मान बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक ये प्रक्रिया इसमें चलती रहेगी। पिस्टन ए नीचे आता रहेगा और पिस्टन बी ऊपर चढ़ता रहेगा। इस घटना में क्या हुआ, विलायक के जो कण है वो निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन करते हैं। इसी को परासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, विलायक के कणों का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अपन इसका एग्जांपल दैनिक जीवन में भी ले सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये कोई पात्र है, इस पात्र में मैंने जल भरा हुआ है। इस जल से भरे हुए पात्र में अगर कुछ मात्रा में किशमिश डाल दें, किशमिश, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ समय पश्चात वो किशमिश फूल जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिएगा, किशमिश की जो बाहरी मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य कर रही है। उसमें किशमिश के अंदर जो भाग है उसकी सांद्रता उच्च है, और बाहर वाले भाग में जो जल है वो कम सांद्रता वाला है। तो जल के कण, विलायक के कण बाहर से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए किशमिश के अंदर चले जाते हैं, तो किशमिश फूल जाता है। इसे कहते हैं अंतःपरासरण, एंडोऑस्मोसिस। अंतःपरासरण कहते हैं। दूसरा अगर अपन एग्जांपल लें कि जैसे अंगूर को आपने नमक के घोल में डाल दिया, उस सांद्रता वाले नमक के घोल में डाल दिया, तो आप क्या देखेंगे कि अंगूर सिकुड़ जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि नमक के घोल की सांद्रता अंगूर के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता से ज्यादा है। तो विलायक के कण अंगूर के अंदर से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए बाहर आ जाते हैं, तो वो सिकुड़ जाता है। इसे कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, इनको अपन कहते हैं। अब देखिए, यहां पर अपन ने दो चीजें देखी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, विसरण और परासरण। इनमें अगर अपन अंतर की बात करें या तुलना की बात करें, तो विसरण है वह विलेय और विलायक दोनों प्रकार के कणों का हो सकता है, जबकि परासरण सिर्फ विलायक के कणों का ही होता है। विसरण है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, जबकि परासरण है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर हो रहा है। देखिएगा, विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, परासरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। विसरण में कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होगी तो परासरण नहीं होगा। विसरण एक बार शुरू हो गया तो उसे रोक नहीं सकते हैं, जबकि परासरण है उसको उस सांद्रता वाले विलयन की तरफ से दाब लगाकर, जिसे अपन आगे देखेंगे परासरण दाब, तो उस सांद्रता वाले विलयन की तरफ से दाब लगाकर परासरण को रोका जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच। अब ऑस्मोसिस के लिए जो अपन बात कर रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले एक चीज और देखेंगे अपन। देखिएगा, यहां पे अपन ने लिखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अर्धपारगम्य झिल्ली। तो देखिए जो झिल्लियां हैं उनको अपन 3 प्रकार से देख सकते हैं। सेमी परमिएबल, मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन और नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली इसको अपन कहेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको एसपीएम के रूप में भी अपन लिखते हैं, वो क्या होती है कि वह झिल्ली जो अपने अंदर से विलायक के कणों को तो आर पार जाने देती है, लेकिन विलय के कणों को आर पार नहीं जाने देती है। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब पारगम्य झिल्ली, ये क्या होती है, वह झिल्ली जो अपने अंदर से विलय और विलायक दोनों के कणों को आर पार जाने देती है। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन अपारगम्य झिल्ली, ये न तो विलय के कणों को और ना ही विलायक के कणों को अपने अंदर से आर पार जाने देती है, रोक लेती है दोनों को, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। तो 3 प्रकार की झिल्लियां हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये कृत्रिम भी हो सकती है और ये नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल के रूप में देखिए जैसे पूरा सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर मतलब जिसको अपन कह सकते हैं पित्ताशय, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। कृत्रिम झिल्ली के रूप में अपन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनी हुई झिल्ली को काम में ले सकते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो वो हो गया कृत्रिम रूप से बनाई हुई अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखिएगा यहां पर अपन बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, परासरण दाब की। ये परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब के लिए जैसे मैं यहां पे एक प्रयोग की बात करूं, इस तरह से एक आयताकार पात्र है। इस आयताकार पात्र में 2 पिस्टन लगे होते हैं, जैसे अभी अपन ने चर्चा करी। इसको अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। यह है एसपीएम, ये भाग ए, भाग बी। भाग ए में शुद्ध विलायक है या निम्न सांद्रता का विलयन है। भाग बी में विलयन बोल सकते हैं या उच्च सांद्रता का विलयन बोल सकते हैं। विलायक के कण क्या होंगे? निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए उस सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन करेंगे। तो ये जो पिस्टन है ये तो नीचे आएगा, ये पिस्टन है ये बी भाग वाला पिस्टन ऊपर चला जाएगा। कब तक? जब तक दोनों भागों की सांद्रताएं समान नहीं हो जाती। ये अपन ने देखा। अब देखिए अगर ये जो पिस्टनों की गतियां हो रही हैं इनको रोकना चाहें तो पिस्टन बी मतलब बी भाग वाले पिस्टन की तरफ से अगर मान लो बाहर से कोई दाब लगाया जाए, इस पे दाब लगा दें और कम से कम इतना दाब लगाए कि ये ऊपर उठना बंद हो जाए, तो इस पिस्टन का दाब विलयन पे लगेगा और विलयन का दाब किस पे लगेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली पे लगेगा, जिससे विलायक के कणों का विलयन की तरफ गमन रुक जाता है। उस दाब को अपन क्या कह रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं या परासरण दाब कह रहे हैं। इसको देखिए कैसे परिभाषित करेंगे कि उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ से, ध्यान से सुनिएगा, उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ से अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया जाने वाला वह न्यूनतम दाब जिससे विलायक के कणों का उसकी तरफ होने वाला प्रवाह रुक जाए।
सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहना चाहूं कि परासरण को रोकने के लिए उस सांद्रता वाले विलयन के द्वारा लगाए जाने वाला न्यूनतम दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। बहुत ही इजी है, ठीक है ना। और देखिए प्रयोग और करें, यहां पर एक थिसल नलिका है, ये कोई थिसल नलिका है और इस थिसल नलिका के मुख पर इस तरह से ही अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। ये क्या है यहां पे? एसपीएम। इसमें एक नमक का घोल अपन डाल देते हैं जिसका तल मैं यहां लिख देता हूं ए, और इसे एक जल से भरे हुए पात्र में रख देते हैं। देखिए ये जल से भरा हुआ पात्र है, ये तो है जल, ये है नमक का घोल, और इस नलिका को क्या कह रहा हूं मैं? थिसल नलिका। थिसल नलिका। अब क्या होगा? जल के कण मतलब विलायक के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए इस थिसल नलिका में प्रवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से नमक का जो घोल है उसका तल ऊपर चढ़ेगा, और ये चढ़ता चढ़ता मान लेते हैं इसका तल हो गया बीबी, और यहां पर जाके ये रुक गया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ की सांद्रताएं एक समान हो गई, मतलब परासरण रुक गया। ए और बीबी के मध्य अंतर मान लेते हैं एच ऊंचाई का हो गया, एच ऊंचाई है, और ये जो नमक का विलयन है इसका घनत्व मान लेते हैं डी है। तो विलयन द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगने वाला जो परासरण दाब है जिसको पाई के द्वारा इंगित करते हैं, क्या हो जाएगा? पाई बराबर एच डी जी। ये इस विलयन का परासरण दाब हो जाता है। पाई क्या चीज है यहां पे? परासरण दाब, परासरण दाब होता है यहां पे ये पाई। एच क्या है? एच है परासरण के कारण विलयन की ऊंचाई में जो अंतर आया है वो एच है। डी है इस लवण या नमक के घोल की का घनत्व हो गया, और जी है गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की तरफ लगेगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से परासरण दाब, इस विलयन के परासरण दाब की गणना कर सकते हैं। तो ये है वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन। कोई विलयन है उसके परासरण दाब की गणना के लिए ये एक सूत्र है, पाई बराबर एच डी जी। अब देखिएगा, अपन ने जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणु संख्या गुणधर्म शुरू में जब पढ़ना चालू किया था तो एक शर्त बताई थी, शर्त तो कई बताई, उसमें से एक शर्त थी कि विलयन तनु होना चाहिए, तभी उसमें अणु संख्या गुणधर्म के जो मान हैं उनके सही मान प्राप्त हो पाएंगे। अब विलयन तनु का मतलब विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है। विलय की मात्रा बहुत कम है विलयन में, तो विलय के कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर होंगे तो उन कणों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होगी, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल नहीं होगा, तो वो कैसा व्यवहार करेंगे? वो आदर्श गैस के समान व्यवहार करेंगे। देखिए आदर्श गैस के लिए अपन 11th में अणुगतिक सिद्धांत देखते हैं, और उसका एक अभिग्रह ये भी है कि उनके कणों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, ना तो आकर्षण बल होता है ना ही प्रतिकर्षण बल होता है। तो यहां भी विलय के कण दूर दूर होने के कारण उनके मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, तो ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए वॉन्टॉफ नामक वैज्ञानिक ने जो आदर्श गैस के कुछ नियम हैं उनको विलयनों पर भी लागू किया है। जैसे बॉयल का नियम, ताप दाब का नियम, उनको विलयनों पर लागू किया है। वो देखिए क्या है,
तो वॉन डॉफ के जो नियम हैं वो अपन परासरण दाब के लिए पढ़ रहे हैं। पहला नियम है वॉन डॉफ बॉयल्स लॉ। वॉन डॉफ बॉयल का नियम मतलब जो बॉयल का नियम गैसों के लिए है उसको वॉन डॉफ ने विलियम पर लागू किया है, इसलिए इसको कह रहे हैं वॉन डॉफ बॉयल का नियम। क्या है? स्थिर ताप पर, कंडीशन कैसी है? तापमान में परिवर्तन 0 होगा, तापमान है वो स्थिर होगा। स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर यूं कहें कि विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि सांद्रता है वो आयतन के व्युत्क्रम के बराबर होती है ना? तो पाई है समानुपाती, सी हो गया। बी, दूसरा नियम देखिएगा, वॉन डॉफ टेम्परेचर प्रेशर लो। टेम्परेचर प्रेशर लो, ताप दाब का नियम। यहां पर अपन क्या लेंगे? स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर परासरण दाब का मान है, विलयन के परासरण दाब का मान तापमान के समानुपाती होता है। तो परासरण दाब है सांद्रता के समानुपाती है, और अपन कहेंगे तापमान के समानुपाती है, या अपन यूं कहें कि परासरण दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों नियमों को अगर आपस में मिला दें तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन? पाई समानुपाती सी टी। सी के भी समानुपाती है और टी के भी समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो प्राप्त होता है CST। ये S क्या है? यहां पे सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। विलयन स्थिरांक है, यहां पे ये समानुपाती स्थिरांक है। विलयन स्थिरांक आदर्श गैस के लिए जो गैस स्थिरांक है उसी को यहां पर इंगित कर रहा है। इसका मान गैस स्थिरांक के मान के बराबर ही होता है, और ये मान क्या है? 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल, ये विलयन स्थिरांक का मान होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई बराबर CST। इस पर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं कि विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में आपको दे दी, तापमान दे दिया, और गैस स्थिरांक का मान आपको पता ही है, और विलयन के परासरण दाब की गणना आपसे करवा ली जाती है। इसमें जो सांद्रता है उसको मैं N/V भी लिख सकता हूं, क्योंकि सांद्रता किस रूप में है? मोल प्रति लीटर के रूप में सांद्रता है। तो यहां पर हो गया N क्या है? विलय के मोलों की संख्या, और V है विलयन का आयतन। तो ये हो गया मोल प्रति लीटर, और ये समीकरण इस प्रकार से भी हो सकता है, पाई V बराबर NST। तो ये भी परासरण दाब के लिए एक समीकरण हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिएगा, यहां पर अगर मान लो कोई दो विलयन ले लें, विलयन ए और विलयन बी, इन विलयनों के लिए सांद्रताओं के मान Ca, Cb और तापमान के मान
TA TB, ठीक है। अगर CA इज इक्वल्स टू CB और TA इज इक्वल्स टू TB, मतलब ऐसे दो विलयन जिनके सांद्रताओं और तापमानों के मान एक समान हो तो उनके परासरण दाब भी समान होंगे। देखिए ये वाला समीकरण पाई बराबर CST। S तो क्या है, विलयन स्थिरांक जो सबके लिए स्थिरांक रहेगा। अगर C और T के मान एक जैसे हो तो पाई का मान तो एक समान आएगा कि नहीं, तो क्या होगा, पाई A बराबर पाई B होगा। इस प्रकार के विलयनों को क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासारी विलयन। तो समपरासारी विलयन क्या हो गए, वे विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा संपर्क में रखने पर अगर कोई परासरण की क्रिया ना हो, मतलब दोनों विलयनों के परासरण दाब समान है तो उनके मध्य कोई परासरण की क्रिया नहीं होगी, तो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा संपर्क में रखने पर अगर परासरण की क्रिया नहीं होती है तो उन विलयनों को समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों विलयनों के लिए सांद्रता और तापमानों के मान अलग अलग हो तो वह विलयन जिसकी सांद्रता उच्च है उसको क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक या अतिपरासारी। और दोनों विलयनों में वह विलयन जिसकी सांद्रता कम है उसे कहेंगे हाइपोटोनिक, अल्पपरासारी। यह है अतिपरासारी। देखिएगा यहां पे सांद्रता से बताने के बजाय अगर परासरण दाब से बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वह विलयन जिसके लिए सांद्रता और ताप का गुणनफल Ct का गुणनफल किसी दूसरे विलयन के C और T के गुणनफल से ज्यादा है, तो जिस विलयन के लिए पाई का मान ज्यादा आता है, Ct का मान ज्यादा आता है, उसे क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक या अतिपरासारी विलयन कहेंगे। इसके परासरण दाब का मान ज्यादा है और वह विलयन जिसके परासरण दाब का मान कम है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। तो परासरण को यहां पर इन विलयनों के नाम के आधार पर भी अपन बता सकते हैं कि अल्पपरासारी विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से अतिपरासारी विलयन की तरफ गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। तो परासरण को अपन इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो विलयन परासरण दाब के आधार पर तीन प्रकार के हो गए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, समपरासारी, अतिपरासारी और अल्पपरासारी विलयन। अब देखिएगा अपन ने शुरू में भी पढ़ा था, इससे पहले जो तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, सभी का मुख्य उपयोग क्या है, विलय के अणुभार की गणना करना, मोलर मास की गणना करना, आणविक द्रव्यमान की गणना करना। तो परासरण दाब की सहायता से भी विलय के मोलर मास की गणना कर सकते हैं। विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। विलय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। ये तो अपने शुरू में के विभिन्न शर्तों में भी देखा था कि सामान्य मान प्राप्त करने के लिए विलय है वो अवाष्पशील होना चाहिए। तो देखिएगा अपने पास एक फॉर्मूला है पाई वी बराबर NSP।
परासरण दाब के लिए अभी अपन ने इसको ज्ञात किया था। इसमें n है विलय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान ग्राम में लेंगे और बटा उसका अणुभार। क्या ज्ञात करना है? m निकालना है, तो m क्या हो गया? WST बटा पाई v हो गया कि नहीं? अब देखो इसमें इस सूत्र में जो दाईं तरफ की राशियां हैं, W है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, जो आप तोलकर आराम से निकाल सकते हैं। S है गैस स्थिरांक या विलयन स्थिरांक, जिसका मान 0.0821 होता है, वो रख देंगे। T है तापमान, जो थर्मामीटर की सहायता से विलयन का निकाल सकते हैं। V है उसका आयतन, तो आयतन भी मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से निकाल सकते हैं। और पाई है परासरण दाब। परासरण दाब की गणना जैसे अभी एक प्रयोग किया था थिसल नलिका, पाई बराबर HDG, उसकी सहायता से, या और भी विभिन्न विधियां हैं जिससे पर पाई की गणना कर लेते हैं। तो परासरण दाब की गणना के आधार पर अपन अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो यह है आणविक द्रव्यमान की गणना। अब यहां पर देखिए 4 अणु संख्या गुणधर्मों में ये जो परासरण दाब के द्वारा आणविक द्रव्यमान की गणना कर रहे हैं, ये थोड़ा सुटेबल मेथड नहीं है। परासरण दाब वाला जो मेथड है ये सुटेबल नहीं है। बाकी जो 3 अणु संख्या गुणधर्म है उनके द्वारा आणविक द्रव्यमान की गणना ज्यादा आसानी से होती है। लेकिन देखिए, ध्यान सुनिए, लेकिन क्या है कि जो वृहद अणु हैं, जैसे प्रोटीन है, जैसे बहुलक है, उनके आणविक द्रव्यमान की गणना परासरण दाब के द्वारा बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो वृहद अणुओं के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना अन्य अणु संख्या गुणधर्मों की तुलना में परासरण दाब के द्वारा ज्यादा अच्छे से होती है। तो आप जो भी वृहद अणु जो अपन पढ़ेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह केमिस्ट्री में आगे, तो उनके आणविक द्रव्यमान की गणना किसके द्वारा की जाती है? परासरण दाब की गणना के द्वारा की जाती है या की जा सकती है। तो ये है परासरण दाब। तो आज अपना विलयन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणु संख्या गुणधर्म में भी कौन सा सामान्य अणु संख्या गुणधर्म वाला भाग है वो पूरा हो गया। चारों अणु संख्या गुणधर्म अपने डिटेल में पढ़ लिए हैं। इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो अपन जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा सॉल्यूशन, तो उसके लास्ट वाले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन और न्यूमेरिकल अपन हल करेंगे। बीच में भी अपन एक वीडियो बनाया था इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स के लिए अपन एक वीडियो अलग से बनाया था। इनके लिए भी और विभिन्न प्रॉब्लम्स के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य अणु संख्या के गुणधर्म। तो घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए। मेरे वीडियोस जरूर से देखते रहिए। अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते रहिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।